चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। बिहार में भागलपुर शहर के तातारपुर क्षेत्र में देर रात जोरदार विस्फोट के कारण एक मकान के ध्वस्त होने से 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। काजवलीचक मोहल्ले में 3 मंजिला एक मकान में जोरदार विस्फोट होने से मकान धराशायी हो गया और उनके मलबे में दबकर कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को भागलपुर के सदर अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में कई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जोरदार विस्फोट के कारण धराशायी हुए मकान का मलबा हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस हादसे में धराशायी मकान के करीब 2 अन्य मकानों को भी क्षति पहुंची है। मौके पर जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस एवं जिला प्रशासन के कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं और बचाव एवं राहत का कार्य जारी है। नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने शुक्रवार को बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भारतीय छात्र कथित तौर पर गोली लगने से घायल हो गया है। सिंह इस समय युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उनके पड़ोसी देश पोलैंड में हैं। मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि आज हमें पता चला है कि कीव छोड़कर जा रहे एक छात्र को गोली लग गई है, उसे वापस कीव ले जाया गया है। गौरतलब है कि 1 मार्च को यूक्रेन के खार्किव में गोली लगने से कर्नाटक के छात्र नवीन एसटी की मौत हो गई थी। वह घटना के वक्त अपने और साथी छात्रों के लिए भोजन लेने बाहर निकला था। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि कम से कम नुकसान के साथ अधिक से अधिक छात्र यूक्रेन से बाहर आ सकें। भारत रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के रास्ते स्वदेश ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में यूक्रेन से लौटे छात्रों से बातचीत की। इन छात्रों ने उनसे अपने अनुभव शेयर किए। छात्र वाराणसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी थे। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत भाजपा के प्रचार अभियान के लिए वाराणसी में हैं। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 15 उड़ानें उतरी और जिनमें 3000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के अभियान की गति लगातार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत विकास के लिए ऊर्जा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस क्रम में पर्यावरण को संतुलित रखने का भी प्रयास कर सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों पर विशेष ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्पष्ट सोच है कि सतत विकास सतत ऊर्जा से ही संभव है, लेकिन ऊर्जा के वैकल्पिक क्षेत्रों में भी विशेष काम करने की जरूरत है ताकि पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय मंच का नेतृत्व कर रहा है और पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस एक योजना से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिला है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। इससे देश की 48,000 मेगावाट बिजली बची है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत हुई है। 16वीं पंजाब विधानसभा की आम मतदान के लिए गत 20 फरवरी को वोटिंग करवाई गई, जिसकी गिनती 10 मार्च को होगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि उपरोक्त वोट की गिनती के बाद नई 16वीं पंजाब विधानसभा के सभी नए चुने गए 117 सदस्यों के नाम और उनकी संबंधित राजनीतिक पार्टियां और उनके आजाद उम्मीदवार होने के बारे में भारतीय चयन कमीशन की तरफ से लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 73 में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसको नई 16वीं पंजाब विधानसभा का गठन समझा जाएगा। मौजूदा 16वीं पंजाब विधानसभा, जिसका गठन मार्च 2017 में हुआ था और पहली बैठक 24 मार्च 2017 को बुलाई गई थी, उसका 5 वर्षों का कार्यकाल 23 मार्च 2022 तक है। और इसी के बीच हेमंत ने भारतीय चयन कमीशन के मुख्य चयन कमिश्नर, 2 अन्य चयन कमिश्नरों, पंजाब के मुख्य चयन अधिकारी, सीईओ, पंजाब विधानसभा के सचिव को ईमेल भेजकर न्योता दिया है कि 9 अप्रैल को पंजाब से राज्यसभा की खाली होने वाली 5 सीटों के लिए 23 मार्च से पहले ही चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जाए, जिससे 16वीं विधानसभा के मेंबर उस सीट के लिए वोटिंग कर सके। सुरक्षा के नाम पर दुहाई देकर केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड पर किए गए कब्जे का पंजाब में सख्त विरोध हुआ है। किसानों द्वारा 5 मार्च से इसके खिलाफ पंजाब भर में धरने देने का ऐलान किया गया है। किसान यूनियन उग्राह के राज्य प्रचार सचिव जगतार सिंह ने बताया कि 5 मार्च को पंजाब के डीसी कार्यालयों के समक्ष धरने देकर राष्ट्रपति को मांग पत्र दिए जाएंगे। कर्मचारी संगठन भी इसके खिलाफ डटकर खड़े होंगे। केंद्र ने गत दिवस पंजाब को बीबीएमबी की पक्की मेंबरशिप से बाहर कर दिया था। बोर्ड में एक चेयरमैन और
2 मेंबरों की पोस्टें बेहद जरूरी हैं, जो कि पंजाब व हरियाणा की वितरण मौके बनाई गई थी। इनमें से पंजाब के हिस्से पावर मेंबर की और हरियाणा के हिस्से इरिगेशन मेंबर की जिम्मेदारी आती है, लेकिन अब यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। रोड शो 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी का होगा। मालदहिया चौराहे से शुरू हुआ रोड शो दुल्हुआ कबीर चौराहा, लोहटिया, मैदागिन, नीची बाग और चौक से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा। पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के पश्चात सोनारपुरा 80 मार्ग से होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिंहपरा स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम वाराणसी में ही करेंगे। भाजपा नेता ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा के साथ मोदी जी का भव्य स्वागत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का छठा चरण समाप्त हो गया। अब सिर्फ अंतिम चरण यानी कि 7वां चरण बचा है, जहां 9 जिलों की सीटों पर चुनाव है। उनमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी आता है। पीएम मोदी भी फिलहाल अपने क्षेत्र में रुके हुए हैं और साथ ही अन्य पार्टियों का भी पूर्वांचल में जमावड़ा जमा हुआ है। अब पार्टी नेता और कार्यकर्ता 7वें चरण के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 10 मार्च को मतगणना होगी और परिणाम आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यूपी में छठे चरण का मतदान गुरुवार शाम को समाप्त हो गया और इसी के साथ 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। छठे चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उनके 7 मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और बसपा विधायक दल के नेता उमाशंकर सिंह व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की प्रतिष्ठा दांव पर है। देश में आज कोरोना के नए मामलों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 6,396 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में मृतकों की संख्या में इजाफा देखा गया है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कोरोना के 201 मरीजों की मौत हो गई, जबकि गुरुवार को कोरोना से 142 लोगों की जान गई थी। इसी के साथ देश में अब तक कोरोना से कुल 5,14,599 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटे में 13,450 मरीजों की कोरोना से रिकवरी हुई है और 201 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 4,29,51,556 तक पहुंच गई है, जबकि 4,23,67,070 मरीजों ने कोरोना से निजात पाली है। देश में कुल सक्रिय मामले 69,897 हैं, जबकि कुल मौतें 5,14,599 तक पहुंच चुकी हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।